अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज नाज़रीन हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, और अफ़गानिस्तान के हवाले से आज बहुत बड़ी खबर हमारे पास ये है कि जो यहाँ के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं उन्होंने एक आलमी खबर रसां एजेंसी से गुफ्तगू किया है और एक इंटरव्यू दिया है और इंकशाफ ये किया है कि साबिक़ा हुकूमत में मौजूद जो बदउनवान अफसरान थे उन्होंने अपनी कमाई के लिए एक फ़र्जी फ़ौज जो है वो तश्कील दे रखी थी जिसका वजूद सिर्फ कागज़ों तक था। साबिक़ अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा खालिद पाइंदा ने अपने दौर के हालात पर तबसरा करते हुए कहा कि ज़्यादातर अफ़गान फ़ौजियों का वजूद कागज़ों तक था। यहाँ 3 लाख की तादाद में फ़ौज और पुलिस का होना एक फ़र्जी किस्सा था। जाली फहरिस्तों का मकसद ये था कि जर्नैल तनख्वाहें खुद हड़प कर सकें और अपनी जेबें भर सकें। खालिद पाइंदा ने कहा कि मुल्क में फ़र्जी फ़ौज तख्लीक करने और तालिबान से रिश्वत लेने वाले बदउनवान सरकारी हुकाम साबिक़ा हुकूमत के हक़ीक़ी ज़वाल और तालिबान की पेशकदमी के ज़िम्मेदारान हैं। साबिक़ा वज़ीर ख़ारिजा ने इंकशाफ किया है कि हमारे दौरे हुकूमत में जिस तरीके से हिसाब लगाया जाता था वो ये था कि अगर आप किसी सूबे की फ़ौज या पुलिस के सरबराह से पूछते थे कि वहाँ सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद क्या है ताकि आपको तनख्वाहें और राशन के अखराजात का तयन कर सकें। खालिद पाइंदा ने कहा कि हर सूबे से मिलने वाला जवाब मुबालगा आराई से इबारत होता था। असली तादाद को 6 गुना करके बताया जाता था। कमांडर मारे जाने वाले फ़ौजियों के बैंक कार्ड्स अपने पास रख लेते थे ताकि उनकी तनख्वाहें निकलवा सकें। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी कहा कि मग़रबी ममालिक और आलमी ताकतें यहाँ नाकामियों का हिस्सा थे। 2016 में अमरीकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल बराए तामीर अफ़गानिस्तान ने भी अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि अमरीका या उसके किसी इत्तेहादी को ये मालूम ही नहीं है कि अफ़गानिस्तान में फ़ौज और पुलिस की तादाद कितनी है और वो कहाँ फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं और उनके सदाधिकार और सलाहियत क्या है। मज़कूरा इदारे ने अपनी हालिया रिपोर्ट में ये भी कहा है कि बदउनवानी और सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से दिए गए जो दादुशुमार हैं उन पर संजीदा नौइयत के सवालात उठाए जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है जो खालिद पाइंदा की जानिब से किया गया है। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमने दावत दी है, सीनियर एनालिस्ट है राजा फैसल साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा फैसल। वालेकुम सलाम आसमा। राजा फैसल बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होने के लिए। राजा फैसल, ये जो इतनी बड़ी खबर है, ये जो इतना बड़ा इंकशाफ है, इससे तो लगता है कि शायद कहीं पर चंद 100 फ़ौजी होंगे जो अमरीकियों के साथ, इत्तेहादियों के साथ मिलकर ये दावा करते रहे कि जी हम फाइट कर रहे हैं तालिबान के ख़िलाफ़। तो कहीं यही वजह तो नहीं है अमेरिका को शिकस्त की, या उसमें कि बहुत हद तक जब इन्हिसार किया जा रहा था कि जी अब हम यहाँ से जा रहे हैं, अब जो यहाँ के अपनी जो फ़ौज है अफ़गानिस्तान की वही सारा मामला संभाल लेगी, तो उसका तो वजूद ही कोई नहीं था। फैसल देखिए आसमा, इस सारे मामले में एक चीज़ तो साबित हो गई कि जो अगस्त से पहले, क्योंकि अगस्त में तालिबान ने आके टेक ओवर किया, अगस्त से पहले 1 महीना पहले के तक अगर आप जो बाइडन की स्टेटमेंट्स देखें तो जो बाइडन जो हैं वो वहाँ पे सबको कह रहे थे कि सब हालात कंट्रोल में। उसकी वजह ये है कि 3 लाख फोर्सेस हैं और उनके मुकाबले में अगर तालिबान को देखा जाए तो उनकी तादाद 75,000 से ज़्यादा नहीं है। तो इस तनाजुर में वो ये कहते रहे कि हमारे पास चूंकि नंबर इतने हैं कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिफेंड कर सकते हैं अफगानिस्तान को, तो वी शुड नॉट बी वरिड अबाउट इट। और अगर वहाँ से हमारी विड्रॉल होती भी है तो हम अपने पीछे इतने ज़्यादा मवाद छोड़ के आ रहे हैं कि इट वुड बी ईजियर फॉर द करंट गवर्नमेंट कि वो इसको सबको संभाल सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो इक्विपमेंट को भी अगर देखा जाए तो बाद में जब हुकूमत बदल गई उधर, तो उस वक्त ये सामने आया कि तकरीबन $82 बिलियन के जो इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें के प्लेन्स भी थे, सब कुछ था, वो सब के सब इधर ही रह गए अमेरिकन के। लेकिन ये जो स्टोरी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, और ये एक वजह थी उसकी कि जिसके तनाजुर में अमेरिका को यहाँ से निकलना पड़ा। ये आज की बात नहीं, ये काफ़ी पुरानी बात है कि CIA की जो पिछली रिपोर्ट्स हैं, CIA इन्वेस्टिगेट करता रहा, और मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन रीजन की 1-2 और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो कि पॉइंट आउट करती रही CIA को कि आप जो पैसे इनको दे रहे हैं उसमें से बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन की जा रही है। अब तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब तो आप तो ये कह रही थी ना कि जो लोग मर जाते थे उनके कार्ड जो हैं वो कमांडर संभाल लेते थे। ये तो एक स्टोरी है, इसके बिहाइंड बहुत सी स्टोरीज हैं जिनमें के बहुत से लोगों ने फर्जी नाम, जो कि पहले से उनकी फैमिली के लोग फोत हो चुके हैं, उनके कार्ड्स अभी भी उन्होंने संभाले हुए थे और उनके नाम पे भी लिए जा रहे थे। और एक ये बहुत बड़ा एक स्कैम था जो कि वहां पे होता रहा। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 300 से $400 मिलियन तक ये पर एनम
अमेरिका को चूना लगाते रहे अफगानिस्तान में, ये एक वजह थी। अब आ जाएं बात करें अगर अफगानिस्तान की, तो यही सब कुछ होता रहा और इसी तनाजुर में हमने देखा कि तालिबान के लिए बहुत इजी हो गया, वो अचानक से आ गए और जब आते गए तो आगे कोई संभालने वाला था नहीं। उसकी वजह यह है कि जो लोग अमेरिकी अफवाज जा चुकी थी, इत्तेहादी वहां से निकल चुके थे। अमेरिका का मानना यह था, इत्तेहादियों को ऐसा लगा कि चलिए हम जा रहे हैं लेकिन जो अफगान फोर्सेस हैं वो सिचुएशन को संभाल लेंगी। लेकिन अफगान फोर्सेस तो घोस्ट थे ना, वो तो थे ही नहीं, उनका वजूद ही नहीं था, और अगर कोई थे वो मर गए थे, तो उनके कार्ड्स भी रखे हुए थे सिर्फ और सिर्फ सैलरीज लेने के लिए। अच्छा, बहरहाल अभी जो सिचुएशन है ना राजा साहब, जैसे आपने खुद फरमाया कि अब हम कुछ अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं, अभी मौजूदा अफगानिस्तान की। आज मौजूदा अफगानिस्तान की सूरत हाल ये है कि सर्दी की इतनी ज़्यादा शिद्दत है और जो इमदाद है उसकी इतनी ज़्यादा कमी है कि जो नन्हे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, जो नौमौलूद हैं, इवन उनकी डेथ्स हो रही हैं, सर्दी की वजह से हो रही हैं। खैमे नहीं है जिनके अंदर वो सर छुपा सकें, और अगर खैमे नहीं है, ओपन एयर वो बच्चे पड़े हैं, तो उनके ऊपर लेने के लिए लिहाफ नहीं है, उनके ऊपर लेने के लिए कंबल नहीं है। कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, पाकिस्तान भी एफर्ट कर रहा है, चाइना कर रहा है, रशिया कर रहा है, तमाम के तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका जो कि खुद मान चुका है कि वो जिम्मेदार है, उसको शिकस्त क्यों हुई है, क्यों सारा सिलसिला हुआ है, वो कुछ करने को तैयार नहीं है। राजा फैसल, देखिए आसमा, मैं एक चीज बता दूं कि ये जो ट्रोइका प्लस पाकिस्तान में हुआ है, इसके फ्रूट्स जो हैं वो हमें आने वाले दिनों में सामने नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें कि अमेरिका भी था, ऑब्वियसली पाकिस्तान में हो रहा था, फिर तालिबान के यहाँ से, अफगानिस्तान के यहाँ से तालिबान इंटरम सेटअप के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी इधर मौजूद थे। फिर अगर देखा जाए तो रशिया से रिप्रेजेंटेटिव का आना, फिर चाइना से भी आना, तो ये सारी जो पावर्स का हब था। देखिए ईस्ट को अगर देखा जाए तो यहाँ पे पावर का हब चाइना और रशिया है, और अगर वेस्ट को देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज और साथ में अमेरिका बेशक अकेला आया इधर, लेकिन वो वेस्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अगर ये बात की जाए कि आज जो चीजें तय पाई हैं ट्रोइका प्लस में, मेरे ख्याल में ये बहुत ही कारामद साबित होंगी आने वाले दिनों में। उसकी वजह ये है कि एम्फसाइज होता रहा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से बारहा ये कहा गया कि अगर सिचुएशंस को कंट्रोल ना किया गया तो एक डायर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो सकता है हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स में, जिससे कि पूरी दुनिया को असर होगा। तो मेरे ख्याल में अब सेनर तरीके से दुनिया ने इसको देखना शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल में आज जो कुछ हुआ है उससे एक चीज साबित हो गई कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिस चीज के ऊपर एम्फसाइज करते रहे, फाइनली जो बड़ी हुकूमतें हैं पूरी दुनिया की, उन्होंने इस चीज की तरफ देखना शुरू कर दिया है। और अब आने वाले दिनों में हमें यह नजर आएगा कि एक तो ये ट्रोइका का सिलसिला टूटेगा नहीं, गुफ्तगू जारी रहेगी, सारी हुकूमतें आपस में दोबारा बैठेंगी और फिर बात होगी। क्योंकि ट्रोइका प्लस की जो इंपॉर्टेंस है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि मैं अमूमन इंडिया के बारे में बात करता हूं, आज उनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है कि इंडिया बीइंग अ स्पॉइलर ऑफ अफगान पीस डील, उन्होंने क्या किया कि दो रोज पहले एक एनएसएस की मीटअप रखी, जिसमें कि उन्होंने पहले पाकिस्तान को भी इन्वाइट किया था, चाइना को भी इन्वाइट किया था। लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान एंड चाइना डिड नॉट गो देयर। रशिया वहां पे गए, ईरान गए और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स गई। वहां पे एक जो अकाट हुआ उसमें कुछ भी उसका कोई आउटकम नहीं निकली। हाँ, उन्होंने एक चीज कर दी कि वो जैसे पाकिस्तान के बारे में हमेशा से बातें करते थे कि पाकिस्तान को ब्लेम करते थे, सिर्फ वही करते रहे और चाय शाय पी और उठ के वहां से चले गए। लेकिन ट्रोइका प्लस ने एक दफा पाकिस्तान ने दोबारा से साबित कर दिया है कि पाकिस्तान इज द कंट्री जिसको कि अफगानिस्तान की सारी सिचुएशन पे सबसे ज्यादा एहसास है, और पाकिस्तान करके रहेगा और ट्रोइका प्लस कामयाब होगा। नहीं, ये बात तो बिल्कुल यहाँ है कि ट्रोइका प्लस में और जो भारत के अंदर एक बैठक हुई है उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भारत के मकासद क्या हैं, भारत को अब किस चीज़ का खौफ है, ये आपसे बेहतर कौन जानता है राजा फैसल। लेकिन ये फरमा दीजिएगा, ट्रोइका प्लस हो या दीगर रूस में होने वाली बैठक हो या कहीं भी बैठक हो रही हो अफगानिस्तान के हवाले से, मकसद एक ही है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है उसको बेहतर किया जा सके, चाहे वो माशी सूरत हाल है, चाहे वो सिक्योरिटी की सूरत हाल है। आपको नहीं लगता है कि सबसे ज़्यादा जोर जो है वो अमेरिका को कायल करने पे लगाया जाना चाहिए तमाम ममालिक की जानिब से कि जो आपने एक इतनी बड़ी अमाउंट फ्रीज कर रखी है अफगानिस्तान की, अगर आप वो रिलीज़ कर देते हैं तो अफगानिस्तान के अवाम की भलाई हो जाएगी,
कम से कम अब तो आप उनके अवाम का सोच लें, पहले तो खैर आपने नहीं सोचा। बिल्कुल, देखिए ट्रोइका प्लस होने से पहले अगर देखा जाए तो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनके अफगानिस्तान की सिचुएशन पे और तालिबान के ऊपर एतमाद की तो ये सूरत हाल थी कि वो उनको एड भी उनको नहीं देना चाह रहे थे। अगर देखा जाए यूरोपियन यूनियन को, तो उन्होंने भी जो एड का कहा वो ये कहा कि हम आवाम पे स्पेंड करेंगे, हम तालिबान को नहीं देंगे। जर्मनी ने एड का कहा तो उन्होंने भी यही कहा कि हम आवाम को देंगे, तालिबान को नहीं देंगे, हुकूमत को नहीं देंगे। फिर अगर देखा जाए तो यही चीज हमें अमेरिका की तरफ से भी होती हुई नजर आई, लेकिन वो एतमाद बहाल हुआ है ट्रोइका प्लस के होने की वजह से। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने बारहा एक ही चीज पे एम्फसाइज किया, वो ये कि जो अफगान सेंट्रल बैंक के 9.5 बिलियन डॉलर्स स्टक हैं अमेरिका में मोस्टली, उनको रिलीज किया जाए ताकि इकोनॉमी क्रैश ना कर जाए, क्योंकि अगर इकोनॉमी क्रैश की तो फिर उसके बहुत बुरे असरात होंगे ना सिर्फ अफगानिस्तान पे बल्कि पूरे रीजन पे। लेकिन आसमा यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ जो कि एक नई डेवलपमेंट है जो कि आज हमें देखने में नजर आई, वो ये है कि एज पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन एडवोकेटिंग कि पाकिस्तान ने भी तालिबान से ये कहा था कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट लेके आई जाए। वही इंक्लूसिवनेस वेस्टर्नर्स भी मांग रहे हैं, वही इंक्लूसिवनेस अगर चाइना की बात की जाए, रशिया की बात की जाए, वो भी मांग रहे हैं। आज उस पे पेशरफ्त ये हुई है कि उसमें चीजें जो हैं वो पॉजिटिव तरफ होती हुई नजर आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में हमें ये नजर आएगा कि जो खदशात वेस्टर्न कंट्रीज को हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर किए जाएंगे, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो भी आप कर रहे हैं वो सिर्फ लफ्जी एतबार से ना करें, हमें एक्शन से शो करें। लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर, इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान की तरफ से जो बातें की गई हैं और जो चीज़ें उनको बताई गई हैं, उससे काफ़ी हद तक अमेरिकन्स जो हैं वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में उनका ये कहना कि अगर इस बात को मज़ीद आगे लेके जाया जाएगा, इसका मतलब ये है कि एतमाद बढ़ गया है और आने वाले दिनों में सिचुएशन बेहतर नज़र आएगी। ठीक है जी, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह सिचुएशन बेहतर होगी, क्योंकि एतमाद जैसा पहले था, बेएतमादी की फ़ज़ा थी, अब वैसा नहीं है। आप ये समझते हैं कि अब एतमाद हर जानिब से बढ़ रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, खुसूसन अगर अमेरिका की बात की जाए। बहरहाल राजा फैसल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना वक्त निकाला, ख़ास तौर पर हमारी दरख्वास्त पर आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया राजा फैसल हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। राजा फैसल सीनियर एनालिस्ट, आप उनका तज्ज़िया सुन रहे थे। फरमाना उनका यही है कि जी जल्द अज जल्द अफगानिस्तान की जो मदद है वो की जानी चाहिए, चाहे वो उसके सिक्योरिटी मामलात को लेकर हो, चाहे वो उसकी माशी सूरत हाल को लेकर हो, ताकि वहाँ के अवाम जो भी सफ़र कर रहे हैं वो इससे बाहर निकल सकें, वहाँ सूरत हाल बेहतर हो सके। और बाकी जो मामलात हैं कि अफगान तालिबान से जो कहा गया है इस पर अमल दरामद करते हैं नहीं करते, इसको इस चीज़ों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन बहरहाल इसको इन चीज़ों से जोड़ा जा रहा है, मशरूत किया जा रहा है। एक और जगह आपको लेकर चल रहे हैं जहाँ एक शर्त रखी गई थी, लेकिन वो शर्त कुछ पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मैं बात कर रही हूँ अमेरिका की, जहां एक अपील कोर्ट ने अमेरिकी नेशनल आर्काइव को कैपिटल हिल में हंगामा आराई के रिकॉर्ड और दस्तावेज को कांग्रेस की तहकीकाती टीम के हवाले करने से आर्जी तौर पर रोक दिया है। इसी मामले पे आज से कुछ रोज़ पहले हमने बात की थी। एक बार फिर से हमारे साथ कोई मुअज़्ज़ज़ गेस्ट मौजूद होंगे इस मामले पर। थे पहले जान लेते हैं ये मामला क्या था, फिर इस पर तफसीली बात करेंगे। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार के आखिरी दिनों में अमेरिकी कांग्रेस की कैपिटल हिल बिल्डिंग पर ट्रंप के हामियों ने धावा बोल दिया था। यहाँ होने वाली हंगामाराई में 4 अफराद जान की बाजी हार गए थे। आलमी खबरें इदारे के मुताबिक गुज़िश्ता रोज अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की अपील कोर्ट ने इंतजामी हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। केस की दोबारा समाअत के लिए 30 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। इस मुकदमे की आखिरी समाअत में अमेरिकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की कानूनी टीम ने जिला अदालत से इस्तदा की थी कि ट्रंप दौर के इन हंगामों की तहकीकाती कमेटी को कागजात तक रसाई न दी जाए और इस रिकॉर्ड को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, लेकिन ट्रंप की कानूनी टीम की तरफ से ये इस्तदा मुस्तरद कर दी गई थी और अमेरिकी नेशनल आर्काइव को कहा गया था कि वो कांग्रेस की तश्कील करदा तहकीकाती कमेटी को हंगामा आराई के हवाले से होने वाले तहकीक के रिकॉर्ड तक रसाई दी जाए। नेशनल आर्काइव ने आज ये रिकॉर्ड तहकीकाती कमेटी के हवाले करने का शेड्यूल कर रखा था, लेकिन अब अदालत ने रिकॉर्ड की अजरा को आर्जी तौर पर रोकने का हुक्म जारी कर दिया है। कांग्रेस की तश्कील करदा कमेटी कैपिटल हिल हमले के महरकात, मकासद और ट्रंप दौर के आखिरी दिनों के जारी शुदा अहकामात, उनके टेलीफोन की तफसीलात और उनकी तकरीरों का रिकॉर्ड हासिल करना चाहती है, ताकि फसादात की मंसूबाबंदी में साबिक अमरीकी सदर के किरदार का तयन किया जा सके। कैपिटल हिल हंगामा राय की तहकीकाती कमेटी
अपनी तफ्तीश में इस बात का खोज लगाने की कोशिश भी करेगी कि कांग्रेस पर ट्रंप के हामियों की तरफ से होने वाले हमले में मौजूदा सदर जो बाइडेन की फतह को तौसीक देने वाले कानून साजों को खौफ में आकर छुपने पर क्यों मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस पर होने वाले हमले ने अमेरिका की जमहूरी रवायात को बड़ा धचका पहुंचाया है। मौजूदा अमरीकी इंतजामिया और जस्टिस डिपार्टमेंट ने इन दस्तावेजात के कानूनी तहफ्फुज़ के इस्तेहकाक को मुस्तरद करते हुए कहा था कि ये कागजात कमेटी के हवाले किए जाएं। गुज़िश्ता महीने साबिक सदर ट्रंप ने तहकीकाती कमेटी पर मुकदमा करते हुए कमेटी को कागजात तक रसाई को गैर कानूनी करार दिया था, जबकि तहकीकाती कमेटी ने गवाही के लिए ट्रंप के मुशीरों को कमेटी के सामने पेश होने और तलबी के नोटिस जारी कर रखे हैं। बिल्कुल जी, इस तहकीकाती कमेटी का ये कहना है कि ट्रंप जो हैं वो इसके सामने पेश हों, जो सवालात उनसे किए जाएं वो उनके जवाबात दें, लेकिन ट्रंप जो हैं वो ऑलरेडी इस कमेटी के खिलाफ एक केस दायर कर चुके हैं। कहना उनका यह है कि इन्हें कोई इख्तियार नहीं है कि इनको ये जो रिक्वायर्ड इनके ये जो मुतालबा कर रहे हैं उन दस्तावेजात का वो इनके हवाले की जाए। और आज कोर्ट ने भी एक तरह से ट्रंप ही के हक में फैसला दे दिया है। गो कि ये आर्जी तौर पर है, लेकिन अभी फ़िलहाल फतह जो है आज की इस समात में वो ट्रंप की दिखाई देती है। तो हमने सोचा क्यों ना हम बात कर लें साजिद तारड़ साहब से, क्योंकि उनका ताल्लुक भी रिपब्लिकन पार्टी से है, सीनियर रहनुमा है, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद तारड़ साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। साजिद साहब, आज तो आप बड़े खुश होंगे। लास्ट टाइम मुझे याद है जब आपसे बात हो रही थी तो आप बहुत ज़्यादा इस बात पर जोर दे रहे थे कि ये पेपर्स बिल्कुल तहकीकाती कमेटी के हवाले नहीं किए जाने चाहिए। लगता है कि अदालत ने सुन लिए आपकी आर्जी तौर पर सही तारड़ साहब? नहीं, मैं बिल्कुल इस पे ज्यादा खुश नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि अमेरिका इस वक्त अपने बदतरीन सियासी बहरान से गुजर रहा है। आपने एक वीडियो दिखाई, आपको एक वीडियो और भी दिखानी चाहिए थी 31 मई 2020 की, जिस दिन प्रेसिडेंट ट्रंप साहब व्हाइट हाउस पे अंतीफा और ब्लैक लाइव मैटर ने अटैक किया और प्रेसिडेंट साहब को बंकर में जाना पड़ा। उनके खिलाफ कोई कांग्रेशनल हियरिंग हो रही है? उनके खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा। अमेरिका इज फेसिंग अ चैलेंज, अ डेमोक्रेटिक चैलेंज। इस वक्त अमेरिका में या तो डेमोक्रेसी रिफॉर्म होगी या वो फ्री फॉल पे जा रही है। इस वक्त कैंसल कल्चर है, इस वक्त इंतकामी सियासत हो रही है, इस वक्त पेरेंट्स स्कूल बोर्ड्स की मीटिंग्स में एफबीआई को भेजा जा रहा है। तो असल में इस वक्त अमेरिका में 31 मई तक, अगर 30 नवंबर तक, उसके बाद अगर मिल भी जाते हैं पेपर, काल लाग सामने आ भी जाती है, तो फिर क्या होगा? देखिए, 4 साल प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ इंपीचमेंट लाए, जो कि इनकी अपनी करप्शन उसकी बेस थी। उससे पहले रशियन कलूजन लाए, क्या निकला? वहां से कुछ नहीं निकला। तो इस वक्त अमेरिका इज फेसिंग इट्स ओन डेमोक्रेटिक टर्मोइल और क्राइसिस। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 30 नवंबर को आ भी जाती है लिस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौम इस वक्त, कौम की तवज्जो अफगानिस्तान से एम्बेरसमेंट, शिकस्त, कौम की तवज्जो ताइवान पर, चाइना पर, कौम की तवज्जो है कि फ्रेंच एम्बेसडर यहां से भाग गया है, कौम की तवज्जो उस पे है। कौम को इस वक्त नजर आ रहा है कि ड्रग्स को प्रमोट किया जा रहा है, डिफेंडिंग पुलिस की जा रही है, बॉर्डर क्राइसिस है, जिनसी बेरा रवि को प्रमोट किया जा रहा है, कंट्री को सोशलिज्म की तरफ ले जाया जा रहा है, ओबामा की 3rd टर्म है। इस वक्त ये डिस्कशन चल रही है कंट्री के अंदर। 6 जनवरी के लोग, ये सिर्फ इस वक्त बात ये है, ट्रंप का लफ्ज ट्रंप के नाम से इतने खौफजदा आप सही कह रहे हैं तारड़ साहब कि इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट तो किया जा रहा है, लेकिन असल मसाइल आप कह रहे हैं कि और हैं। 2024 के इंतखाबात को लेकर भी बात हो रही है। कमला हैरिस जिनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा कम हो रही है, हम तक इत्तलात पहुंची है कि बाइडन के ऑफिस का जो अमला है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि कहीं इनकी जो मकबूलियत कम हो रही है उसका खमियाजा हमें ना भुगतना पड़ जाए 2024 में। तारड़ साहब, देखिए, इस वक्त प्रेसिडेंट बाइडेन साहब की पॉपुलैरिटी 38% है। अगले दिन COP 26 में ओबामा साहब ने स्पीच दी है, बाइडेन साहब सो रहे थे। इस वक्त कंट्री इज क्रेविंग फॉर लीडरशिप। इस वक्त पूरी दुनिया में लीडरशिप मौजूद नहीं है, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में। आपने अफगानिस्तान के हालात देख रहे हैं, आपने ताइवान को देख लिया, जहां पे चाइनीज प्यारे रोजाना उड़ते हैं मक्खियों की तरह। लेकिन अमेरिका इस वक्त मर्दे बीमार है, उसको कुछ पता नहीं है। वो इंटरनल इशू में इतना फंस चुका है, अब इंटरनल क्राइसिस चल रहे हैं। आधा कंट्री हैं बाइडन से जब सवाल किया जाता है, कभी अगर प्रेस से उनका आमना सामना हो जाता है, कुछ ऐसी चीजें प्रेस उनसे पूछता है, तो वो तो यही कहते हैं कि जो सारा किया धरा है ये तो ट्रंप है। मैं तो चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ट्रंप चीजें इतनी खराब करके चले गए हैं कि मैं संभाल ही नहीं पा रहा। उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब की हर चीज इन्होंने कैंसिल की।
इवन देन पेरिस अकॉर्ड में वापस चले गए, हर स्पीच बिल्कुल उसी तरह करते हैं जिस तरह ओबामा साहब करते थे, सबसे पहले जाके माफी मांगते हैं, अपॉलोजेटिक। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की हर चीज कैंसिल कर दी गई तो अफगानिस्तान पे क्यों स्टिक किया उन्होंने? उसके बाद मैंने पिछली दफा भी आपको अर्ज किया था कि उनके इनखला और इनके इनखला में बड़ा जमीन आसमान का फर्क था। इनके इनखला में इन्होंने एक भी बंदा फायर नहीं किया, इन्होंने इसको अफगानिस्तान को ओन नहीं किया, किसी ने रिजाइन नहीं किया। अभी भी 450 अमेरिकन अफगानिस्तान में फंसे हैं, उनका वारिस कौन है? उनको वहां से कौन निकालेगा? ये क्वेश्चन मार्क है। आप फिर ये देख रहे हैं कि अगर 2024 में इंतखाबात होते हैं तो आपको लगता है कि बाइडेन की जो पार्टी है वो उनके कुछ इकदामात की वजह से, पॉलिसियों की वजह से शिकस्त का सामना कर सकती है? शिकस्त तो हो चुकी है, अभी 8 महीने हुए हैं। वर्जीनिया बिल्कुल एडजॉइनिंग स्टेट है, वहां पे मैकेलफ है, इनके साथी थे। बाइडेन साहब जहां जाके वहां तकरीरें करते रहे, ओबामा साहब फिजिकली आके वर्जीनिया में अपने कैंडिडेट को प्रमोट करते रहे, लेकिन यंगलिन जो कि एक ऐसा कैंडिडेट आया जो आज तक कहीं काउंसलर भी नहीं रहा, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरह, और वो इलेक्शन जीत गया। लोगों ने एतमाद का वोट तो 8 महीने बाद ही दे दिया। आप तो अमेरिका में है ना, हम तो चले पाकिस्तान में बैठे हैं, हम तक जो इत्तलात आती हैं वो हम अपने देखने वालों से भी शेयर करते हैं, ज़ाहिर वो मुस्तनद होती हैं। आप अमेरिका में बैठे हैं, आप बताएं ना क्या मसला है अमेरिकियों को बाइडेन से? मैं बता रहा हूं ना कि सबसे पहले तो आधा मुल्क ये समझता है कि उनसे इलेक्शन चोरी किया गया, मेल इन वोटिंग पे फ्रॉड किया गया, सबसे पहले बात। और दूसरी बात ये देखें, सबसे बड़ा मसला ये है कि वो सिर्फ डेमोक्रेट पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं है, पूरे अमेरिका के प्रेसिडेंट है। यही इल्जाम पे हम रुक जाते हैं ना, वन बाय वन चलते हैं चीजों को लेकर। आपने कहा जी इंतखाबात में धांधली हुई, एक ऐसा ही बयान जो है वो ट्रंप देते हैं सोशल मीडिया पर, फिर उनका सोशल मीडिया अकाउंट इस चीज के ऊपर बंद कर दिया जाता है, उसके बाद वो सबूत लेकर ही कहीं नहीं जाते हैं। तो अगर ऐसा हुआ है, सबूत है, तो आपको जाना चाहिए ना, उसका क्या हुआ है उसका जो आपने कहा था? सबूत ये बताता हूं कि तालिबान के ट्विटर अकाउंट चल रहे हैं, हमारे 45th प्रेसिडेंट जो है उनका ट्विटर और फेसबुक बंद है। आप 4 दफा कश्मीर टाइप करके देखें, ट्विटर पे आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। तो आवाज बंद करने से तो चीजें नहीं बंद हो जाती ना। तो असल में मसला तो यही है कि इस वक्त जो बिग टेक है और जो मीडिया है वो घेरा डालता है, व्हाइट हाउस को प्रोटेक्ट करता है। दे आर एंटी ट्रंप, दे आर एंटी रिपब्लिकन। तो आवाज किस तरह बाहर निकलेगी? आवाज तो इसी तरह निकलनी थी ना। अब दूसरी, अब आगे चलता हूं कि आधा कंट्री अगर नहीं मानता बाइडेन साहब को प्रेसिडेंट, तो इनको यूनाइट करना चाहिए था, लीडरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं कर रहे। वो अभी भी जनवरी 6 पर चले हुए हैं। लेकिन अगर जनवरी 6 क्रिमिनल है, तो फिर जब प्रेसिडेंट ट्रंप पे व्हाइट हाउस पे अटैक किया गया था, तो ब्लैक लाइफ एंटीफा के ऊपर केसेस क्यों नहीं चलाए जा रहे? देखिए, प्रेसिडेंट बंकर थ्रेट की वजह से गए थे ना, क्या वजह थी? अब इस वक्त जो इशू है, लोग एम्बैरस है, अफगानिस्तान को अभी तक डाइजेस्ट नहीं किया जा सक रहा। यहाँ पे इन्फ्लेशन पिछले 30 साल, पिछले 30 साल रुक जाते हैं, यहाँ भी रुक जाते हैं। इंतखाब में धांधली पे मैंने आपको रोका, अभी मैं यहाँ पे एक बार फिर से माजरत के साथ, अफगानिस्तान पे तो खुद जी ये तस्लीम किया गया कि चूंकि ट्रंप जो हैं वो बड़ी जल्दी में तारीख अनाउंस करके चले गए थे, हमें उसको मानना पड़ा, क्योंकि फिर अफगान तालिबान ये कह रहे थे कि डेडलाइन दी जा चुकी है, बेशक आपके एक्स प्रेसिडेंट ने दिया, लेकिन आपको उसको फॉलो करना है, तो दे हैड टू फॉलो दैट ना करते तो फिर क्या करते? मैं बताता हूँ उसकी बात। देखिए, जब मैं बताता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब की बातें चल रही थी तालिबान के साथ अपनी टर्म्स पर। तालिबान का एक दफा दौरा होने वाला था अमेरिका का, उन्होंने कैंसिल किया, वो डिसएग्री कर रहे थे उनकी चीजों के साथ। दूसरी बात बताना चाहूंगा, नंबर 2, बागराम बेस डोनाल्ड ट्रंप साहब रखना चाहते थे वहां पे, इन्होंने वो भी नहीं रखी। तीसरे नंबर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमेशा ये कहा था कि एयर सपोर्ट सबसे आखिर में बंद की जाती है, इन्होंने सबसे पहले बंद कर दी एयर सपोर्ट, और उसी की वजह से आपके हुकूमत वहां गिरी गनी साहब की, और उसी की वजह से तालिबान ने काबुल को अपने प्लान से पहले जाके टेक ओवर कर लिया। तो ये मिसमैनेज किसी ने ओन तो करना था ना। और दूसरी बात ये है, आज डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं है, बाइडेन प्रेसिडेंट है, उसको ओन करना चाहिए था, एडमिट करना चाहिए था। हर डेट चेंज कर दी डोनाल्ड ट्रंप की, हर पॉलिसी की, लेकिन अफगानिस्तान की डेट नहीं चेंज की। मुझे अभी ये बता दें, कुछ चेंज करना चाहिए था, तब्दील करना चाहिए था। ये जो इतनी बड़ी एक अमाउंट जो है फ्रीज कर रखी है, अफगानिस्तान का जो पैसा है वो फ्रीज कर रखा है अमेरिका ने, आपको लगता है कि उस पर बाइडेन का जो भी मौका है वो सही है? अगर वो इसको नहीं बहाल कर रहे हैं तो वो ठीक कर रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं, अगर हम होते अभी भी तो हम कुछ और फैसला लेते अफगानिस्तान की सूरत हाल देखते हुए? देखिए, मैं ओवरऑल बात करना चाहूंगा। तालिबान की, मैं सबसे अफगानिस्तान तालिबान की बात नहीं करूंगा। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा नाइटमेयर पूरी दुनिया के लिए ये है कि वहां करप्शन के हालात इतने सख्त खराब हैं, लोग मिलियंस डॉलर्स बैगों में डाल के बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। ये इट्स अ ह्यूज इशू। उसके बाद मैं आपका पहले सेगमेंट सुन रहा था, आप मुझे ये बताएं कि सारी दुनिया को उनका कंसर्न जरूर है, लेकिन वो कहते हैं कि हम मदद जाके डायरेक्ट लोगों की करेंगे, थैले डॉलरों के उनके हाथ में नहीं देंगे।
डॉलरों की बारिश नहीं करेंगे। और इसी तरह के रिजर्वेशंस हैं इस वक्त, क्योंकि उसकी आपको मैं ये बताना चाहूंगा बात, अफगानिस्तान से जो अमेरिकन एम्बेसी का एम्प्लॉय जो निकले थे वो वापस अमेरिका नहीं आए, वो दोहा बैठ के अभी भी तालिबान से बातें कर रहे हैं, लेकिन अपनी टर्म्स पे करेंगे बातें, किसी एग्रीमेंट पे पहुंचेंगे। वो $9 बिलियन होल्ड करना कोई इतना आसान नहीं है। देयर इज अ प्रेशर ऑन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन राइट नाउ। ठीक है जी, प्रेशर है आपको लगता है, और बहुत सारे प्रेशर आप समझते हैं कि बहुत सारे फैसले जो हैं वो बाइडन जो है वो प्रेशर में करना है, और बहुत सारे फैसले जो वो करना चाह रहे हैं वो प्रेशर की वजह से नहीं कर पा रहे। नहीं, ओबामा साहब फैसले कर रहे हैं क्योंकि थर्ड टर्म ओबामा साहब की चल रही है। टोनी बिल्कन वाज ओबामा's गाय, और इस वक्त टोटल एडमिनिस्ट्रेशन में सारे लोग जो बैठे हैं ओबामा साहब के एडवाइजर थे या हिलरी क्लिंटन के साथी थे। और मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि जो बाइडन तो बेचारे बिल्कुल, वो तो हर जिस मीटिंग में बैठते सोए हुए होते हैं, डिमेंशिया के मरीज हैं, उनको ये नहीं पता होता। उन्होंने खुद कई दफा एडमिट किया है कि मेरे हैंडलर मुझे बताते हैं कि किस मीडिया के बंदे से मैंने क्वेश्चन लेना है। उन्हें यही नहीं पता होता कि मैंने अपनी स्पीच देने के बाद लेफ्ट पे जाना है या राइट पे जाना है। उनके हालात तो बेचारे के ये हैं। इस वक्त स्टीयरिंग इज इन ओबामा's हैंड। दिस इज द थर्ड टर्म ऑफ ओबामा। चलें जी, आपका तज्जिया, आपकी जो राय है ज़ाती वो पहुंच गई हमारे देखने वालों तक। साजिद तारड़ साहब, आप रहनुमा हैं रिपब्लिकन पार्टी के, बड़े बेहतरीन अंदाज में वैसे आप उनको डिफेंड करते हैं और बाइडन पर आप बड़ी कड़ी तनकीद करते हैं। बहरहाल जी, आप हमारे साथ मौजूद थे अमेरिका से वीडियो लिंक पर, बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और अपनी गुफ्तगू हमसे शेयर करने के लिए। बाइडन को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ साजिद तारड़ साहब की जानिब से नहीं बल्कि तमाम के तमाम रिपब्लिकन जो हैं वो उन पर तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं, और सारा इल्ज़ाम जो है जो बाइडन ट्रंप पर डालने की कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान को लेकर, वो रिपब्लिकन जो हैं वो बाइडन ही पर हमें डालते हुए दिखाई देते हैं। बहरहाल जी, इस पर हम बात करते रहेंगे क्योंकि ये सिलसिला तो चलता रहेगा इल्ज़ामात का जब तक कि आम इंतखाबात अगले 2024 में नहीं हो जाते। अभी हमें आपको यूरोप लेकर चलना है। बताना हमें आपको यह है कि बेलारूस और पोलैंड की जो सरहद है वहाँ मुहाजिरीन का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, और पोलैंड ने बेलारूस से मुत्तसिल सरहद पर मौजूद हज़ारों पनाह गज़ीनों को अपने मुल्क में दाखिल होने से रोक दिया है, और जवाब में बेलारूस ने भी यूरोपीय यूनियन को गैस मुनक़ता करने की धमकी दे दी है। आपको ये भी बताएं कि दूसरी जानिब बरतानवी सरहद अबूर करने के लिए भी 1000 पनाह गज़ीन पहुंचे, जो एक रिकॉर्ड है। बेलारूस और पोलैंड की सरहद पर क्या जंग चल रही है, क्यों यहाँ से लोग वहाँ जाना चाह रहे हैं, क्यों उनको नहीं जाने दिया जा रहा है, कब से ये सारी सिचुएशन है, पहले एक रिपोर्ट देखते हैं फिर इस पर और बात करते हैं। बेलारूस की मुतनाज़ा हुकूमत से नाराज हजारों शहरी पोलैंड की सरहद पर जमा हैं। मुहाजिरीन यूरोपीय यूनियन दाखिल होना चाहते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुहाजिरीन को मारने और उन पर गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनाने के भी इत्तलात हैं। 7 मुहाजिरीन सरहद पर अब तक इंतकाल कर चुके हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल के मखदूश होने का बहाना बनाकर सहाफियों और फलाही इदारों को भी वहाँ जाने से रोक दिया गया है। पोलैंड हुकाम का मौक़िफ़ है कि बेलारूस में सरहद पर जमा मुहाजिरीन ने एक मरतबा फिर बॉर्डर अबूर करके यूरोपीय यूनियन में दाखिल होने के लिए सरहद पर नस्ब खारदार बाढ़ को काटने की कोशिश की। इस दौरान मुहाजिरीन ने मुहाफ़िज़ों पर पथराव किया। पोलैंड की बेलारूस के साथ जुड़ी सरहद और वहाँ मौजूद हजारों मुहाजिरीन यूरोप में एक नए शदीद होते तनाज़े का सबब बन गए हैं। इस सरहद पर हजारों मुहाजिरीन यूरोपीय यूनियन में दाखिल होने की ख्वाहिश के साथ मुंजमद कर देने वाली सर्दी में डेरे भी डाले हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको पर मुहाजिरीन को बतौर मोहरा इस्तेमाल करके यूरोपीय यूनियन के बुलाक पर दोगला हमला करने का इल्जाम लगाया है। मुहाजिरीन की मौजूदा बहरान ने रूस और यूरोपीय यूनियन को एक दूसरे के सामने भी ला खड़ा किया है। मास्को हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा में बेलारूस का दिफा करते हुए कहा कि मुहाजिरीन बेलारूस में रहने नहीं यूरोप जाने के लिए आए थे। मुहाजिरीन की कुल तादाद 3 से 4 हजार बताई गई है, जिनमें से महज 8 आर्जी तौर पर बनाए गए कैंपों में मुकीम हैं। बेलारूस ने यूरोपीय यूनियन पर इल्जाम लगाया है कि वो मुहाजिरीन के बहरान को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और दीगर यूरोपीय मुल्कों ने बहरान पर तशवीश का इजहार किया है। कौंसिल ऑफ यूरोप ने बेलारूस के हुकाम के लिए अपनी वीजा सहूलत को जुज़वी तौर पर मुअत्तल करते हुए कहा है कि इस इकदाम का मकसद बेलारूस के हुकाम की जानिब से यूरोप के खिलाफ मुहाजिरीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का जवाब देना है, जिसे यूरोप हाइब्रिड अटैक तस्वर कर रहा है। पनाहगुज़ीनों की कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। बरतानिया की सरहद पर भी फ्रांस से 1,000 पनाहगुज़ीन कश्तियों के जरिए पहुँचे हैं, जो बरतानवी सरहद को अबूर करने के ख्वाहिशमंद हैं, और ये एक रोज में पहुंचने वालों का रिकॉर्ड भी है।
बरतानी मीडिया के मुताबिक इससे पहले 3 नवंबर को 853 अफराद पहुंचे थे। बिल्कुल जी, बेलारूस और पोलैंड के दरमियान ये जो तनाज़ा है, इसी पर बात करने के लिए हमने इस वक्त दावत दी है। यूके से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब, वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा अली शाह साहब। जी वालेकुम सलाम। मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। पहले तो ये बता दीजिएगा कि कुछ वजह तो हमने बता दी है, ये जो भी मामला चल रहा है बेलारूस और पोलैंड के दरमियान, ये कहिएगा कि यूरोपीय यूनियन और रूस की जानिब से इत्तेहादियों की जो हिमायत की जा रही है और फिर जो एक दूसरे पर पाबंदियों की धमकियां दी जा रही हैं, ये मामला आपको लगता है कि कहीं जाकर थमेगा, रुकेगा या इसी तरह से चलता रहेगा और बेचारे जो पनाह गज़ीन है वो इससे मुतासर हो रहे हैं? जी, इस वक्त इस लेटेस्ट जो क्राइसिस है, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो जिस वक्त एग्जैक्टली एक ऐसी सिचुएशन सामने आई है कि आपको जो कोल्ड वॉर, जो सर्द जंग की जो मेमोरीज थी वो बिल्कुल वो वापस आ गई है। और उसकी वजह ये है कि एक तरफ बेलारूस के साथ रशिया खड़ा है और दूसरी तरफ पोलैंड के साथ पूरी यूरोपियन यूनियन खड़ी है। रशिया ने धमकी दी है कि वो अपनी गैस सप्लाई बंद कर देगा जो बेलारूस से होती हुई जो यूरोप में जाती है। और चूंकि जो पूरी कंसंट्रेशन है, जो तकरीबन अंडर 10,000 जो रेफ्यूजीज है, उन सब की जो पोलैंड का बॉर्डर है उसके ऊपर है। और वहां पर एक बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। वहां पर शेलिंग हुई है, जो महाजरीन वहां पर मौजूद हैं और उसमें तकरीबन अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 7 लोग हैं वो मर चुके हैं। और उनके पास इस वक्त वहां पर मुकम्मल तौर पर फ्रीजिंग कंडीशन है। लोगों के पास वहाँ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको तकरीबन अंडर 10,000 बहुत बड़ा फिगर है ये। और उनको ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए जो उन तक नहीं पहुंच रही। दूसरी तरफ जो रशिया और जो यूरोपियन यूनियन है, उनकी जो टेंशन है, जो सिमरिंग टेंशन थी, वो एकदम खुलकर सामने आ गई है। एक तरफ पूरे क्राइसिस को फ्रंट कर रहा पोलैंड, जो रेफ्यूजीज को एंटर नहीं होने दे रहा, और दूसरी तरफ बेलारूस ने एक बहुत हार्ड लाइन इस पे ली, और दूसरी तरफ पोलैंड है। लेकिन इन दोनों के पीछे दो बड़े ब्लॉक्स हैं जो अपनी जो पॉलिटिक्स है वो कर रहे हैं। जी ठीक है। अच्छा, जब महाजरीन की बात होती है ना तो पाकिस्तान का नाम फ़ौरन से जहन में आ जाता है। पाकिस्तान ने बहुत तवील अरसे तक अफ़गान महाजरीन की मेहमान नवाजी की है। अभी भी हम उनकी मेज़बानी कर रहे हैं। बहुत सारे अफ़गानी जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और अभी सूरत हाल में जो अभी रिसेंटली हो रही है अफ़गानिस्तान में, उसमें और लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जब दूसरों की बारी आती है, ख़ासतौर पर बेलारूस है, पोलैंड है, ये दूसरे ममालिक हैं, ये इस मसले से क्यों उस तरह से निमट नहीं पा रहे हैं और क्यों पोलैंड जैसे ममालिक जो हैं या दीगर जो ममालिक हैं वो हाथ खड़े कर देते हैं? मुर्तज़ा जी, देखिए, इसकी एक बहुत क्लियर रीजन है। क्योंकि इस वक्त जो यूरोपियन यूनियन है वो अपने आप को एक प्रिविलेज ब्लॉक समझता है। यूरोपियन यूनियन जो समझता है कि वो एक एडवांस कंट्रीज है, और जो ईयू के जो मेंबर स्टेट्स हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, वो समझते हैं कि उनके जो वसाइल हैं उनके ऊपर पूरी दुनिया कब्जा करना चाहती है। और खास तौर पर बेलारूस और इस तरह के जो गरीब ममालिक हैं, इंक्लूडिंग जो हमारे जो एशियन ममालिक हैं, इस वक्त भी अगर मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो लोग वहाँ पर देखना ये है कि जो बेलारूस और पोलैंड के बॉर्डर पे कौन लोग हैं, ये सारे, इनमें बहुत सारे जो मुख्तलिफ जंगें हो रही हैं दुनिया में, उसके महाजरीन है। इसमें पाकिस्तानी भी शामिल है, इंडियंस भी हैं, अफगान भी हैं, और यमन और सीरिया से लोग हैं। यानी वो सारी जंगें जिनमें किसी न किसी हवाले से वेस्टर्न इंटरवेंशन रही है, ये उन जंगों के जो अफेक्टेड जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो यूरोप में एंटर होना चाहते हैं। और ये सारे लोगों को वहां पर रोका गया है, फायरिंग हो रही है। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो फ्रांस में भी इसी तरह की सिचुएशन है, वहां से अब यहाँ तक हुकूमत कर रही है कि बोट से अगर आएंगे हम उन्हें वापस देंगे, गोली चलाने की बातें हो रही हैं। तो ये महाजरीन को खुद ये ममालिक लेने से मुकम्मल तौर पर इनकारी हैं। ये नहीं चाहते कि जो रेफ्यूजीज हैं वो इन ममालिक में उनका इन्फ्लक्स हो, क्योंकि वो समझते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में उनके जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आता है। लेकिन जब आप पाकिस्तान से कंपेयर करें तो पाकिस्तान की तो एक बड़ी इलस्ट्रियस हिस्ट्री है कि तकरीबन 4 मिलियन से ज्यादा जो महाजरीन जो मुस्तकिल पाकिस्तान में क़याम पज़ीर रहे, पूरे जो जितने भी अरसा में भी अफगानिस्तान की पहली जो जंग है वो चलती रही। तकरीबन अब पाकिस्तान को 30-35 साल से पाकिस्तान ने इतनी बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज को होस्ट किया और करंटली कर रहे हैं कि जिसकी दुनिया में और कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन उसके बावजूद उस सारी जो चीज़ है उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखा जा रहा है। लेकिन वही ममालिक जब वहाँ पे एक डिफरेंट स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं अपने उन ममालिक में, जब जेन्युइनली जो नीडी लोग हैं जिनको रिफ्यूज चाहिए उनको इस तरह से रोका जाता है। ना सिर्फ ये कि जो करंट जो पोलैंड और बेलारूस की सिचुएशन है वहां पर आप ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, बल्कि उसके अलावा भी आप देखें बरतानिया की आप मिसाल लें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फ्रांस से
जो इमिग्रेंट्स है, रिफ्यूजीज है, वो आने की कोशिश करते हैं। और जहाँ की हुकूमत ने उनके लिए बिल्कुल, मैं जहाँ इसी तक बारे कहा में आपसे बात करना चाह रही थी कि फ्रांस से भी तकरीबन 1000 मुहाजिरीन जो हैं वो बरतानिया की सरहद पर पहुंचे, जो कि एक रिकॉर्ड है ना मुर्तज़ा। लेकिन ये बताइएगा कि यहाँ जो पहुंचने वाले लोग हैं उन्हें कश्ती के जरिए पहुंचने का तरीका इख्तियार किया, इंसानी जिंदगियों को दाव पर लगाने की कोशिश की गई, बल्कि दाव पर लगा दिया गया। तो इन लोगों से क्यों नहीं निपटा जाता? ये भी तो एक बड़ी चीज़ है ना, इस पर भी कोई नज़र होनी चाहिए, इसको भी रोकना चाहिए। देखिए, इसमें ये हो रहा है कि यूरोप के अंदर जो ममालिक है उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। रशिया के जो बरतानिया में दाखिल होने के लिए जो सी रूट है उसके जरिए, जो जमीनी रास्ता तो नहीं है, जो सी रूट है वो जो चैनल लगती है वो इधर से फ्रांस के साथ लगती है। फ्रांस से सबसे ज्यादा लोग जमीनी रास्ते से या दरिया के जो समुद्र के रास्ते से आना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए बरतानवी हुकूमत को पता है कि ज्यादा लोग बरतानिया आना चाहते हैं लैंग्वेज की वजह से, और कल्चरल जो मुख्तलिफ ममालिक के कल्चर यहाँ पे आबाद और आसानी होती है लोगों को। लेकिन यहाँ पर अब बरतानवी हुकूमत ने यहाँ तक डिस्कशन की कि इन सारे लोगों को जो बोट्स में आते हैं उनको बोट से निकाला जाए और इराक में उनको एक कैंप में रखा जाए जब तक कि उनके केसेस प्रोसेस नहीं होते। और फिर यहाँ पर अंदर कवानीन में बहुत ज़्यादा उनको सख्त किया गया। बरतानिया और फ्रांस के दरमियान यानी जो लफ्ज़ों की जंग है वो रोज़ाना की बुनियाद पर चलती है, क्योंकि जो बरतानिया कहता है कि फ्रांस बरतानिया के जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर अटैक करता है, रिफ्यूजीज को इधर पुश करके। तो ये इनकी अपनी भी बहुत सारी इनकी लड़ाइयाँ चलती हैं। लेकिन जहाँ पर इमिग्रेंट्स को देखा जाए तो फ्रांस जैसे ममालिक में ख़ास तौर पर वहाँ पर इमिग्रेंट्स को बहुत हकारत की नज़र से देखा जाता है और उनको उस तरह से मिसट्रीट किया जाता है। बिल्कुल, वहाँ पर बिल्कुल, बहुत सारे आप सही फरमा रहे हैं मुर्तज़ा। इसी तरह की सूरत हाल है, इसी तरह की हम तक इत्तलात भी पहुँचती हैं जो चीज़ आप बयान फरमा रहे हैं। ये बता दीजिएगा कि अब ये जो बदलता हुआ आलमी मंजरनामा है, इसके तहत क्या हम ये कह सकते हैं मुर्तज़ा कि मुहाजिरीन का ये जो बहरान है, रूस और यूरोपीय यूनियन के दरमियान जो नई सर्द जंग है उसका बायस बन सकता है? और अगर मुर्तज़ा खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो अमेरिका क्या करेगा? क्योंकि अफगानिस्तान के मसले पे बहुत सारे यूरोपीय मुल्क जो हैं वो अमेरिका से नाला दिखाई देते हैं। अगर नहीं है तो क्या इसे सिर्फ दो पड़ोसी मुल्कों के दरमियान चाय की प्याली में उठने वाला तूफान समझा जाए? कोई से कोई बहुत बड़ी चीज़ जो है वो नहीं होने वाली है मुर्तज़ा। देखिए, इसकी जो सेटलमेंट तो होगी ये, लेकिन इसमें एक बात बहुत क्लियर है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो मुझे लग रहा है कि इस क्राइसिस में उन्हें किसी हद तक बैक डाउन करना पड़ेगा। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सर्दियाँ हैं और जो गैस जो यूरोप है वो जो वेस्टर्न यूरोप है वो गैस के लिए, और ईस्टर्न यूरोप भी वो गैस के लिए डिपेंड करता है रशिया पर। और रशिया ने इस हवाले से बहुत कैटेगोरिकल है कि रशिया अग्रेशन, अगर तो रशिया को जहाँ जरूरत पड़ती है तो रशिया अग्रेशन करता है। रशिया इस बारे में वो ह्यूमन राइट्स और जो बहुत सारी दीगर कंसिडरेशन है उनको नहीं देखता। और इससे पहले जो मुख्तलिफ जो हमने पिछले 8-10 साल में जो कोल्ड वार के ख़त्म होने के बाद जो रशिया के साथ जो यूरोप के क्राइसिस देखे, उनमें हमने यही देखा है कि रशिया अपनी बात एंड पे मनवा रहा है। इसलिए कि जो यूरोप के वो ममालिक जो रशिया के साथ जो जिनके बॉर्डर्स लगते हैं, रशिया उनको बड़ा रफली ट्रीट करता है। और इस केस में भी आप देख सकते हैं कि जो बेलारस है उसके साथ जो बेलारस की जितनी भी धमकियां और जो उन्होंने रिफ्यूजीज को खासतौर पर पोलैंड की तरफ पुश किया वो उन्होंने रशिया के कहने पे किया। और जी अच्छा मुर्तज़ा, ख्वाहिश मेरी बड़ी थी कि अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पे भी कुछ बात करें ना, उस पर भी बड़े सारे सवालात उठते हैं जब बहुत सारे ममालिक के दरमियान ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं और फिर उनको इस तरह से इग्नोर किया जा रहा होता है। लेकिन मुझे लगता है मुर्तज़ा कि इसके लिए हमें दोबारा किसी और प्रोग्राम में आपको मदऊ करना पड़ेगा, आपको ज़हमत देना पड़ेगी। बहरहाल आज आप हमारे साथ मौजूद रहे मुर्तज़ा अली शाह साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं UK से, हमारे लिए आपने वक्त निकाला, हमारी दरख्वास्त पर मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। थैंक यू जी। मुर्तज़ा साहब हमसे बात कर रहे थे और बताना उनका यही है कि दोनों ममालिक, न सिर्फ ये बल्कि और बहुत सारे ममालिक हैं, बरतानिया है, फ्रांस है, उनके दरमियान भी इसी तरह के कुछ मामलात हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस पर जो एक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अलबत्ता ये जो आपस में ममालिक रिएक्शन दे सकते हैं, इल्ज़ामात का सिलसिला है वो हमें जारी रहता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसको लाइट नहीं लिया जाना चाहिए। सूरत हाल खुदा न खास्ता संगीन हो सकती है। अब हम एक ऐसी ही जगह बात करने जा रहे हैं जहाँ सूरत हाल संगीन हो चुकी है, और ये है जी हेटी, जो दुनिया के चंद उन ममालिक में शामिल है जो कि ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। इसकी बहुत सी वजूहात हैं जिनमें कुदरती जंगलात की बड़े पैमाने पर बेज़ाब्ता कटाई और गैर मुनज़्ज़म नकासी आफ का निज़ाम शामिल है। नाज़रीन, हेटी दुनिया के उन ममालिक में से है जहाँ आवाम की बड़ी तादाद को पीने के साफ पानी के हसूल में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन आजकल एक नया बहरान हेटी के छोटे जजीरे पर मंडलाता दिखाई दे रहा है। ये बहरान क्या है, इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर और बात करेंगे इस पर।
नॉर्थ अमेरिका में वाक़े जजीरा हेटी आजकल ईंधन के शदीद बहरान का शिकार है। हेटी के मुसल्लह गिरोहों की जानिब से बंदरगाहों से ईंधन की तरसील रोकने के बायस मुल्क में बहरान पैदा हो गया है। ईंधन की बंदिश से न सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद पड़ गई है, बल्कि दारुल हुकूमत में पीने की साफ पानी मुहैया करने वाले पानी के कई पंप भी काम करना छोड़ चुके हैं, जबकि सामान तरसील करने वाली ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को भी मुसल्लह गिरोहों की जानिब से रोका जा रहा है। इस वजह से पीने के पानी की बोतलें भी लोगों तक पहुँच नहीं पा रही। हेटी दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक है। सियासी अदम इस्तेहकाम, करप्शन, बैरूनी कर्जे और कुदरती आफात ने इस जजीरे को, जो कि एक वक्त में दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल था, इस नहज पर ला खड़ा किया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हेटी की आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत के लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रही है। ऐसे में मुसल्लह गिरोहों की कार्रवाइयां मुल्क को मजीद पस्ती के जानिब धकेल रही हैं। एक तहकीक के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस मुल्क में 162 मुसल्लह गिरोह काम कर रहे हैं, जबकि 3000 से ज्यादा लोग इन गिरोहों से वाबस्ता हैं और अब तक 20,000 से ज्यादा अफराद इनकी तशद्दुद से तंग आकर अपना घर बार छोड़ चुके हैं। मुल्क में जराइम इंतहा को पहुंच रहे हैं। मुसल्लह गिरोह की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म एरियल हेनरी मुस्ताफी हों। हेटी की नेशनल वाटर एजेंसी के मुताबिक मुल्क में खुसूसन दारुल हुकूमत के कई इलाकों में पानी मुहैया करने वाले पंपों पर ईंधन की शदीद किल्लत है। 2,65,000 से ज्यादा लोग सिर्फ ऐसे एक इलाके के रहायशी हैं। हेटी के नेशनल पुलिस चीफ का कहना है कि अब तक ईंधन को महफूज तरीके से तकसीम करने के जितने भी इक़दाम किए गए हैं, वो सब नाकाम होते नजर आ रहे हैं। पुलिस की जानिब से एक हिफाजती राहदारी बनाई गई है और वहाँ से चावल, खाने का तेल और सीमेंट सारिफीन तक पहुँचाया जा रहा था, लेकिन मुसल्लह गिरोहों की जानिब से बंदरगाहों की बंदी से ईंधन की टैंकर गाड़ियों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। ईंधन की कमी इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई है कि अस्पतालों में इंसानी जिंदगियां दांव पर लगने का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर ईंधन फौरी तौर पर मुहैया न किया गया तो अस्पतालों के जनरेटर किसी भी वक्त काम करना बंद कर सकते हैं और ये बड़े इंसानी अलमिया का बायस बन सकता है। पीने के लिए पानी नहीं है, अस्पतालों के अंदर जनरेटर्स के लिए इस वक्त ईंधन जो है वो ख़त्म हो चुका है। अगर ये ईंधन फौरी तौर पर फराहम नहीं किया गया तो बहुत सारी जो सैकड़ों नहीं हज़ारों जो ज़िंदगियाँ हैं वो दाव पर लग सकती हैं। ये हेटी की सूरत हाल है जिस रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे थे। बहरहाल से आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कल रात 11 बजे तकरीबन आपसे दोबारा मुलाकात कर रहे होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।